अफ्रीका महादेश के उत्तर पूर्व में मिस्र का स्वतंत्र राज्य है। स्वेज नहर के निर्माण के पहले यह भाग पश्चिम एशिया से मिला हुआ था। वर्तमान में मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर, दक्षिण में पहाड़ी क्षेत्र तथा पूर्व और पश्चिम में मरुभूमि है। प्राकृतिक बचाव के कारण मिस्र बहुत ही सुरक्षित देश था, अतः वहाँ के शांत वातावरण में एक उच्च कोटि की सभ्यता का विकास हुआ, जिसे नील घाटी की सभ्यता कहते हैं। विद्वानों का मत है कि मिस्र सभ्यता का प्रारंभ लगभग 3400 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पहले का काल मिस्र का प्रागैतिहासिक काल है। मिस्र सभ्यता की खोज का श्रेय फ्रांसीसी विजेता नेपोलियन बोनापार्ट को है। सन 1798 ईस्वी में उसने जब मिस्र पर आक्रमण किया, तब ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए अपने साथ वह कुछ इतिहासकारों को भी ले गया था। यह कहना कठिन है कि मिस्र सभ्यता के संस्थापक कौन थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है इस सभ्यता के संस्थापक किसी एक जाति के नहीं थे। उनका समाज न्यूबिया, लीबिया, इथोपिया, सीमेटिक तथा आमिनाइट लोगों से मिलकर बना हुआ था। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। नील नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। यह नदी बाढ़ के साथ उर्वर मिट्टी लाकर अपने किनारों पर फैला देती है। फलतः नील नदी की घाटी का मैदान दुनिया के उपजाऊ मैदानों में से एक है। नील नदी के किनारे एक विशेष प्रकार का सरकंडा मिलता है, जिसे पेपिरस कहते हैं। पहले पेपिरस का उपयोग झोंपड़ी तथा छोटे-छोटे मकानों की दीवारें बनाने में किया जाता था, किंतु बाद में इसी पेपिरस से कागज बनाया जाने लगा। नील नदी से बड़ी-बड़ी नहरें निकाली गईं, जिनसे सिंचाई का काम आसानी से होने लगा। इस नदी द्वारा मिस्र में व्यापार का भी विकास हुआ। इसी के रास्ते मिस्र वाले अपना माल दूर-दूर के देशों में भेज सकते थे। नील नदी में बाढ़ अधिक आती थी, जिससे खेतों के मेड़ टूट जाया करते थे। बाढ़ हटने के बाद फिर मेड़ों को नापकर उसे ठीक करना पड़ता था। इससे वहाँ ज्यामिति शास्त्र का विकास हुआ। मिस्र सभ्यता के इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। प्राचीन राज्य युग। प्राचीन राज्य युग 3400 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक था। मध्य राज्य युग 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और नवीन राज्य युग 1800 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। प्राचीन राज्य युग में मिस्र में सर्वप्रथम छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना हुई। कालांतर में उनके स्थान पर 2 बड़े राज्यों, उत्तरी और दक्षिणी राज्य की स्थापना हुई। 3400 ईसा पूर्व के लगभग दक्षिणी राज्य के संस्थापक मेनिस ने दोनों राज्यों को एक सूत्र में बांधकर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की और काहिरा के निकट मेनिफस नामक नगर में अपनी राजधानी बनाई। पिरामिड युग का आरंभ उसी समय से हुआ। उसी समय से मिस्र में राजवंशों का भी आरंभ हुआ। मेनिस प्रथम राजवंश का सम्राट था। प्रारंभ के 5 राजवंशों के शासनकाल को पिरामिड युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में अधिक संख्या में पिरामिडों का निर्माण हुआ। पिरामिड युग में ही मिस्र की सभ्यता एवं संस्कृति की नींव पड़ी। छठे राजवंश से लेकर 10वें राजवंश तक के शासनकाल में मिस्र में अराजकता की स्थिति रही। फलतः मिस्र पुनः 2 भागों में बंट गया। 11वें राजवंश के संस्थापक ने इस व्यवस्था का अंत कर पुनः समस्त मिस्र में राजनीतिक एकता स्थापित की। सामंतशाही युग का आरंभ 11वें राजवंश के शासन से आरंभ हुआ। इस युग के सुयोग्य शासकों ने देश में शांति और व्यवस्था कायम की।
इस युग में मिस्र की सभ्यता कला, धर्म और विज्ञान की प्रगति के कारण विकसित हुई। 12वें राजवंश और 18वें राजवंश के बीच के समय के मिस्र के इतिहास का ठीक-ठीक पता नहीं चलता है। इसी बीच लगभग 1750 ईसा पूर्व में एशिया के हाइक्सोस हिक्कस जाति का मिस्र पर आक्रमण हुआ। उन्होंने मिस्र पर अपना अधिकार कायम कर लिया। वे ही मिस्र में घोड़े और रथ लाए थे। हिक्कस जाति का शासन थोड़े ही दिनों तक चला। अहमोसी नामक एक व्यक्ति ने उन्हें मिस्र से निकाल भगाया और 18वें राजवंश की स्थापना की। उसने समस्त मिस्र को पुनः राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया। 18वें राजवंश की स्थापना से मिस्र में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ, जिसे साम्राज्यवादी युग कहा जाता है। इसी राजवंश के अधीन मिस्र ने अपनी सीमा से बाहर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना। यह साम्राज्य दक्षिण में नील नदी से लेकर उत्तर में फरात नदी तक फैला हुआ था। 18वें राजवंश के प्रसिद्ध शासकों में थोसमस तृतीय, आमनहोटप तृतीय, आमनहोटप चतुर्थ, रानी हात्शेपसुत इत्यादि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। रानी हात्शेपसुत विश्व की पहली महिला शासिका थीं। थोसमस को उसकी विजयों के कारण इतिहासकारों ने उसे प्राचीन मिस्र का नेपोलियन कहा है। 19वें और 20वें राजवंशों के शासनकाल तक मिस्र का शासन सुचारू रूप से चलता रहा। उसके बाद उसका पतन होने लगा। धीरे धीरे उस पर असीरिया का, फिर पर्शिया का और अंत में यूनान का अधिकार हो गया। प्राचीन मिस्र में एक बहुत ही सुसंगठित शासन प्रणाली प्रचलित थी। शासन का प्रधान राजा होता था, जिसे फराहो कहा जाता था। वह राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी, सेनापति एवं धर्माध्यक्ष भी होता था। वह सारी धरती का मालिक था। वह जो कहता था वही कानून हो जाता था। वह देवता समझा जाता था और उसकी मूर्तियां मंदिरों में स्थापित की जाती थी। उसके कार्यों और विजयों का विवरण मंदिरों की दीवारों पर खुदवाया जाता था। वह कुछ पदाधिकारियों तथा सगे संबंधियों की सहायता से शासन करता था। राज्य का सबसे बड़ा पदाधिकारी वजीर होता था। समस्त राज्य अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बंटा हुआ था, जिसे नोम कहते थे। प्रत्येक नोम का शासक नोमार्क कहलाता था। राजा, जिसे फराहो कहते थे, वही इसकी नियुक्ति और पदच्युति करता था। प्राचीन मिस्र की न्याय व्यवस्था भी सुव्यवस्थित थी। न्यायालय में लिखित कानूनों के अनुसार कार्यों का संपादन किया जाता था। दंड विधान बहुत कठोर था। शारीरिक दंड, अंग भंग, देश निष्कासन और प्राण दंड की सजा दी जाती थी। प्राचीन मिस्र में समाज 3 वर्गों में विभाजित था, जिसमें उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग आते थे। फराहो के बाद उच्च वर्ग में सामंत, पुरोहित तथा सैनिक पदाधिकारी सम्मिलित थे। इन्हें राज्य से विशेषाधिकार प्राप्त थे। पुरोहितों का पद सम्मानजनक था। वे मंदिरों के सर्वेसर्वा थे। प्रधान पुरोहित तो फराहो से अपने को किसी तरह कम नहीं समझते थे। मध्य वर्ग में व्यापारी, व्यवसायी, शिल्पकार आदि सम्मिलित थे। निम्न वर्ग में किसान, मजदूर और गुलाम आते थे। गुलामों की दशा अच्छी नहीं थी। साधारण वर्ग के लोग मिट्टी के घरों में रहते थे और साधारण भोजन तथा वस्त्र का उपयोग करते थे। अमीरों का जीवन विलासपूर्ण था। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे। दोनों ही कड़े, चूड़ी, अंगूठी, बाजूबंद तथा मूल्यवान पत्थरों की मूर्तियों की माला पहना करते थे। स्त्रियां श्रृंगार प्रिय थीं। संभ्रांत परिवार की स्त्रियां कीमती आभूषण पहनती थीं। मिस्र के निवासियों को खेलकूद, मेलों और जलसों का भी शौक था। नाच तथा जुए से
भी वे अपना मनोरंजन किया करते थे।